हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सामाजिक विज्ञान यानी कि यूपी टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं 2020 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको तमाम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने टीजीटी सोशल साइंस के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको पता होगा कि 4 विषयों में से जो कि इस प्रकार से हैं, एक तो आपका हो जाता है इतिहास, दूसरा है राजनीति शास्त्र, तीसरा है भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। तो इसमें से 2 विषयों का आपने स्नातक के स्तर पर अध्ययन किया हो, यानी कि बीए में कम से कम इनमें से 2 विषय आपके होने चाहिए। लेकिन एग्जाम में फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मान लेते हैं कि अगर आपने बीए में इतिहास और भूगोल लिया था, लेकिन आप एग्जाम में अगर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप हल कर सकते हैं। इसका विकल्प यहाँ पर दिया गया होता है। बस ओएमआर शीट पर आपको ये चूज करना होता है कि आप किन 2 विषयों के उत्तर आप देने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो परीक्षा होगी इसमें कुल मात्र एक ही पेपर होता है, एक पेपर होगा, और ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में कुल मिला के 125 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे आपको हल करना होगा, और पूर्णांक जो होता है फ्रेंड्स वो 500 अंकों का रखा गया है। अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, मतलब अगर आप तदर्थ शिक्षक नहीं है, तो कुल मिला के 500 पूर्णांक होगा और 125 प्रश्न आपको हल करने हैं। यानी कि एक सही जवाब देने पर आपको जो है 4 अंक प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर इंटरव्यू है, इंटरव्यू को हटा दिया गया है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह परीक्षा अब पास करना बहुत ही आसान हो गया है अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप आराम से यूपी टीजीटी की परीक्षा को क्रैक करके एक शानदार करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के लगभग आपको 4 महीने से अधिक का समय आपको मिलने जा रहा है। तो परीक्षा को कैसे क्रैक करें, इसकी शुरुआत कैसे करें, और किस प्रकार से इस पूरी परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर एक वीडियो आपको मिलेगा, उसको जरूर वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू क्रैक यूपी टीजीटी आरपीजीटी एग्जाम्स। बुक्स की लिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। तो ये तो हो गई पूरी बात। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, जब आपको एग्जाम में मिलेगा पेपर, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि जो पहला प्रश्न होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, उसमें ए बी सी और डी करके 4 पार्ट होंगे। कोई भी एक पार्ट आपको इसमें से हल करना है, या तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी में से कोई भी एक प्रश्न आप हल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर कुल मिला के देखेंगे आप तो 62 तक, ठीक है, 2 से लेकर 62 तक सभी प्रश्न आपको हल करने होते हैं। प्रत्येक जो विषय होगा, यानी कि इतिहास हो गया तो इतिहास से आपको 62 प्रश्न मिलेंगे, राजनीति शास्त्र से आपको 62 प्रश्न मिलेंगे, भूगोल से भी यही 62 क्वेश्चंस, और अर्थशास्त्र से भी आपको 62 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको 2 पार्ट को ही केवल हल करना है, चारों को हल नहीं करना है। तो जैसे कि अगर आपने इतिहास और राजनीति लिया है तो 62 और 62 ये कितना हो गया, 124 हो गया। एक प्रश्न जो ए बी सी डी करके होगा उसमें से जवाब आपको देना होगा, तो इस प्रकार से 125 प्रश्न आपको एग्जाम में हल करने होंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इतिहास बहुत ही एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये सभी परीक्षाओं में काम भी आता है, तो इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी की परीक्षा जो हुई थी 2016 वाली, उसमें इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू होना है। रूबरू समझते हैं ना? चलिए बताइए कि रूबरू किस भाषा का शब्द है, हिंदी वाले बताएंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसके पहले एक जानकारी और दे दूं आपको कि यूपी टीजीटी की तैयारी के लिए आपको सारे स्टडी मटेरियल्स हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहां पर जाकर आप कनेक्ट हो जाएं, और बहुत जल्दी आपको एक टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो जो टेस्ट सीरीज होगी, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस परीक्षा को क्रैक करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल 2016 का क्वेश्चन पेपर ही है, आगे आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा था? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, यानी कि प्रिवी काउंसिल। जैसा कि आप लोग जानते हैं
1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर कोई जो कोलकाता का, अब कोलकाता होगा तब वो कलकत्ता था, तो अगर मान लेते हैं वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट था, अगर उसके फैसलों से कोई असंतुष्ट होता था तो उसके लिए वो प्रिवी काउंसिल में आता था। तो सर्वोच्च न्यायालय था प्रिवी काउंसिल। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, देखिए बात यहाँ पर अकबर द्वितीय की हो रही है, अकबर पे मत जाइएगा। अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। बहुत अधिक डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि यह हल प्रश्न पत्र है 2016 का। जो मॉडल पेपर होंगे उसमें हम आपको विषय की अच्छी समझ हो सके इसलिए डिटेल में प्रत्येक प्रश्न को गहराई से जाकर उसकी चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, चाहे वो विदेशी रही हो चाहे वो भारतीय रही हो, यहाँ पर पहली के बारे में बात हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब वहां पर हुआ था? 1917 में कलकत्ता में, वहां पर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी किसने? एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गदर आंदोलन के शुरू होने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन नाम आपने सुना होगा। तो कामाठा गारू जो प्रकरण था यही गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? सही जवाब इसका क्या बनेगा? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। जो जोरवे संस्कृति है इसके जो अवशेष हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं अभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो इतिहास में प्राप्त हुआ है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्या कारण है इसके? तो पहला कारण है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों में छोटी लंबाई और द्विभाषा लेखकों की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, आपने देखा होगा कि बहुधा विद्यालयों पर या फिर शैक्षिक जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं वहां पर लिखा रहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये जो सूक्ति है वो किस उपनिषद में आती है? तो फ्रेंड्स ये है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य यानी कि जिसको आप देख सकते हैं तो वे है अशोक के शिलालेख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का जो अगला शासक था वो अग्निमित्र था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के मरने के बाद शासक बना था। तो अग्निमित्र यहाँ पर सही है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो फ्रेंड्स ये गुप्त युग होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा शासक मामूलक वंश का था? तो फ्रेंड्स जैसा कि लोग जानते हैं कि दिल्ली में 1206 से लेकर 1290 तक जितने भी सुल्तानों ने राज्य किया सबके वंश अलग अलग थे। तो यहाँ पर बात हो रही है दास वंश की, तो दास वंश का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन बलबन को मामूलक वंश का माना जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि बलबन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? मुगल शासकों के काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था काजी उल कजात को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा नाम दिया था? तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि महाभारत का जो फारसी नाम है वो क्या है, या रज़्मनामा किस धार्मिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये है रज़्मनामा। तो रज़्मनामा जो है इसका जो अनुवाद करवाया गया था वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत की डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा जो हैं वो संबंधित है? तो उस्ताद ईसा का जो संबंध है फ्रेंड्स वो ताजमहल से है। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लगभग 20 वर्षों में बनी थी ये
बहुत ही अमूल्य कलाकृति है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? तो जो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति बनती थी वो लोधी वंश से बनती थी। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। ऑप्शन डी इसका सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। कभी कभी यह क्वेश्चन भी आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 24 सितंबर 1873 को। तो 1873, बस इतना याद रखना आप। और एक बात और भी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की एक किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1982 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बात की जा रही है। तो उसका अध्यक्ष कौन था? आपने हंटर कमीशन का नाम सुना होगा, तो ये है W.W. हंटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा किसकी थी? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब कहा गया था? स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो तांबा ही आया था, लोहे का ज्ञान बहुत बाद में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है, तांबा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो यूपी टीजीटी इतिहास में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अच्छे से पढ़ना होगा। और बिना नोट्स के आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आप नोट्स अभी से बनाएं, पर्याप्त समय है। स्टार्ट करें आप कक्षा 6 से। कक्षा 6 7 8 की किताबें सबसे पहले तेज गति से पढ़ लें, उसके बाद 9 और 10 की किताबों को गंभीरता से पढ़ें। समय बहुत है अभी आपके पास, अगर अभी से तैयारी करेंगे तो सबसे अच्छे अंक आपके आएंगे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में किस भारतीय स्थल पर पाई गई है? देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करने पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करिए, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है यूपी टीजीटी की, और किस प्रकार से आप स्टार्टिंग करेंगे, किस प्रकार से आप सफल होकर इसका समापन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? सही जवाब है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में जो कच्छ है वहां पर पाया जाता है धौलावीरा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो सही जवाब है सरस्वती नदी और बृहस्पति नदी। और इसका जो लेख है वो मनुस्मृति में मिलता है। अगर आप मनुस्मृति देखेंगे तो ये वर्णन उसी में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी यानी कि कर्मकांड के बारे में ज्यादातर उसमें जो उल्लेख किया गया है। तो ये जो है कौन सा वेद है फ्रेंड्स? तो ये यजुर्वेद है। ठीक है, तो यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये आप याद रखना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका हो गया ऋग्वेद। संगीत के बारे में जानकारी मिलती है सामवेद में, और अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? यानी कि मथुरा कलाशाला में, इसको आप मथुरा कला शैली भी समझ सकते हैं, मूर्ति कला में प्रयुक्त होता था लाल बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ध्यान से देखिएगा, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 62 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में हर टॉपिक से, यानी कि हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर मैं कुल मिला के आपसे 31 प्रश्न कर रहा हूँ डिस्कस। बाकी के जो 31 प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में। और पार्ट 2 के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और इससे आपको जो पार्ट 2 आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाता है।
अब बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे। क्या ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं? नहीं फ्रेंड्स, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। किस प्रकार से? देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। और वहीं पर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में और पाल वंश के द्वारा स्थापना की गई थी विक्रमशिला की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों को नष्ट करवाया गया था खिलजी वंश के द्वारा नहीं, ये नष्ट करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो उसने जो है दोनों विश्वविद्यालयों को जला दिया था। और दोनों विश्वविद्यालयों में ये माना जाता है कि बहुत अधिक किताबें थी, लगभग 28 लाख से अधिक किताबें थी। और किताबों पर जब उसने आग लगाया था तो 6 महीने तक किताबें ही जलती रहीं। मैं ये मान चलता हूँ कि बख्तियार खिलजी ने भारतीय इतिहास, जो कि बहुत ही अधिक समृद्ध था, जितना नुकसान अकेले बख्तियार खिलजी ने पहुंचाया उतना तो किसी भी शासक ने, वो कितना भी क्रूर क्यों न रहा हो, कितना भी दुष्ट क्यों न रहा हो, किसी ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि इसने जो है भारत का पूरा जो इतिहास था वही खत्म कर दिया लाइब्रेरी में आग लगाकर। यही दो विश्वविद्यालय ऐसे थे जो कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो इतिहास है, उसके बारे में लगभग प्रत्येक किताब को ये लोग संकलित किए हुए थे, जो कि बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो उस समय मोहम्मद शाह का शासन था जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। और किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, नागरिक प्रशासन की प्रणाली का प्रबंधन ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी, मतलब रुपया भी जारी किया था किसने? शेरशाह सूरी ने ही। लेकिन नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने का श्रेय नहीं जाता है। बाकी सभी जो काम है वो शेरशाह के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? सही जवाब इसका ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा जब पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार हुई तो इसी घटना ने ये जो फरमान था वो जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश कहां से जोड़ा था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। बाबर जो था वो पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से वो चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? 1/6वां जो था वो खम्स कहलाता था, ऑप्शन बी। और अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन की प्रभारी थे? तो ये थे मोरो त्रिम्बक पिंगले, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल मिला के 31 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो क्रम से जारी रहेंगे और बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जब आप जाएंगे @TGT-PGT 2020 स्मॉल लिखिए TGT-PGT 2020 सर्च करेंगे, ये चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लेना आप। और सर्च करिएगा @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिलेगा, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी, बहुत सारे नए तथ्यों से आप अवगत हुए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच।